इमरान और सोबिया शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में जॉब करते थे। उनको किचन पोर्टर के तौर पर रखा गया था। तनख्वाह भी कुछ ज़्यादा ना थी। इमरान को यहाँ जॉब करते हुए 1 साल हो चुका था, जबकि सोबिया चंद महीने पहले ही यहाँ आए थी। एक ही जगह काम करते हुए दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर इसकी एक ख़ास वजह थी। वो ये कि दोनों की सोच और फितरत एक सी थी। मतलब दोनों ही बहुत जल्द दौलतमंद बनने के ख्वाहिशमंद थे और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके मुताबिक लोग दूसरों को धोखा देकर या चोरी और डाके डालकर भी तो दौलतमंद हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई रास्ता उनको मिले तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं करेंगे। आमिल और जादूगरों की फीस वो दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वरना ये तरीका भी जरूर आजमाते। रेस्टोरेंट के किचन में काम करते हुए दोनों का अक्सर ये मौजू होता कि किस तरह जल्द अज जल्द दौलतमंद हुआ जाए। चलते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ। शहला और शहराज दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। दोनों का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। दोनों ही बहुत नरम तबीयत के मालिक थे। हर वक्त हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते। इसी बिना पर दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और दोनों के घर वालों ने उन्हें निकाह के खूबसूरत बंधन में बांध दिया। रुखसती इम्तहानात के बाद होना करार पाई थी, मगर शहला और शहराज ने फैसला कर लिया था कि शादी के बाद समाजी फलाह व बहबूद का एक बाकायदा दफ्तर कायम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। आजकल वो एक पसमानदा इलाके में बारिश से बह जाने वाले मकानात की तामीर में मसरूफ थे, जिनके मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर थे। इसलिए वो दोनों यूनिवर्सिटी के चंद दोस्तों के साथ मिलकर उन गरीबों की मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। दिसंबर शुरू हो चुका था। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने न्यू ईयर पार्टी के इंतजामात के लिए तमाम स्टाफ को अलर्ट कर दिया था, क्योंकि आखिरी हफ्ते से रश बढ़ जाता था, जो कि जनवरी के पहले हफ्ते तक रहता। सोबिया हस्बे मामूल मुंह लटकाए अपने काम में मसरूफ थी, मगर इमरान का चेहरा हशाश बशाश लग रहा था। वो सोबिया के करीब आकर गोश्त के पैकेट तरतीब से रखने लगा। उसने सोबिया की तरफ झुककर सरगोशी की। हुश, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। सोबिया ने चौंक कर देखा और आंखों से इशारा किया। कुछ देर बाद जब वो मेज पर अकेले रह गए तो इमरान ने आहिस्ता से कहा, एक बंदा है, कच्ची आबादी में रिहाइश है उसके पास ताकतवर अमलियात हैं जिनकी मदद से वो लोगों को जल्द ही अमीर बना देता है। सोबिया बोली, फिर फीस भी तो ज्यादा होगी, वो कहां से देंगे? इमरान ने बताया कि उसकी फीस बस एक शराब की बोतल है, उसका इंतजाम तो मैं कर लूंगा। सोबिया खुश हो गई। ये तो बहुत आसान है। इमरान बोला, किस्मत आजमाते हैं, क्या पता कामयाब हो जाए। इस इतवार को दोनों उसी आमिल के पास पहुंचे और अपना मुकम्मल तारुफ करवाने के साथ अपनी जॉब के बारे में भी उसे बता दिया। आमिल चंद मिनट खामोश रहा, फिर बोला, देखो, मैं जानता हूं तुम कोई भारी रकम देने के काबिल नहीं, वरना मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा अमल करता। प्लीज आप कोई रास्ता निकाले हमारे लिए। सोबिया ने उसकी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। इमरान बोला, हम वादा खिलाफ नहीं, जब हमारा काम हो जाएगा तो आपको मुंह मांगी रकम देंगे। आमिल ने कहा, तुम लोगों के मसले का एक ही हल है और वो है रूह की कैद। तुम दोनों को एक रूह कैद करनी होगी। सोबिया और इमरान अब भी उलझन का शिकार थे। आमिल बोला, और से मेरी बात सुनो, मरने के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती हैं, मगर कुछ रूहों को शैतान कैद कर लेता है और उनको गुलाम बनाकर उनसे बुरे काम करवाता है। मगर इन रूहों को कैद करने के लिए शैतान को हमारे जैसे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। जो कोई रूह कैद करने में शैतान की मदद करता है तो शैतान उसे माला माल कर देता है। इस काम में तुम्हें रकम की भी ज़रूरत नहीं, तो मुफ्त में दौलतमंद बन जाओगे। ये सब जानने के बाद सोबिया और इमरान के दिमाग में बस एक ही बात थी कि शैतान को रूह देकर जल्द अज जल्द अमीर बन जाएं। उन्होंने बेताबी से पूछा कि किसी की रूह को कैद करके शैतान को कैसे दे सकते हैं? आमिल ने बताया, मैं तुम्हें एक सफूफ दूंगा जो तुम्हें रात 12 बजे किसी जवान लड़के या लड़की को खाने पीने की चीज़ में मिलाकर देना होगा। इससे पहले कुछ कलमात पढ़ने होंगे, वो मैं बता दूंगा। जैसे ही उस इंसान की रूह शैतान के पास पहुंचेगी, वो वादे के मुताबिक तुम्हें दौलत पहुंचाना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि तुम चंद दिनों में ही मालदार हो जाओगे। इस मकसद के लिए तुम अपने किसी रिश्तेदार या मोहल्लेदार का इंतखाब भी कर सकते हो जो तुम्हारे लिए आसान हो। इमरान ने कहा कि रात के 12 बजे कोई रिश्तेदार को तो कुछ खिलाना आसान नहीं होगा, मगर हाँ, हम अपने रेस्टोरेंट के किसी गाहक को बाआसानी सफूफ दे सकते हैं, वो भी मुकर्ररा वक्त पर,
क्योंकि रेस्टोरेंट देर तक खुलता है और नए साल की वजह से तो पूरी रात ही खुलेगा। आमिल ने कहा, जिस तरह भी हो सके अपना काम करो। शराब की बोतल के एवज सफूफ की पुड़िया आमिल ने उनके हवाले कर दी थी। साल का आखिरी दिन था, हर जगह रोशनी और चहल पहल थी। शैला और शेराज इस दिन को एंजॉय करने इसी रेस्टोरेंट में आए थे। शाम से ही रेस्टोरेंट भरा हुआ था। वो दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और कोने में मौजूद एक मेज पर बैठ गए। ये गोशा नीम तारीख था। दोनों मोहब्बत भरी गुफ्तगू करते हुए आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुन रहे थे। उमरान हॉल में आकर बार बार लोगों का जायजा ले रहा था कि किसको शिकार किया जाए। सफूफ की पट्टी उसकी पतलून की जेब में थी। अचानक शिराज ने उसे इशारे से बुलाया और अपना ऑर्डर लिखवाया। खाने के साथ चॉकलेट ड्रिंक भी था, जो शैला को बहुत ज्यादा पसंद था और शैला के कहने पर ही मंगवाया था। कुछ देर बाद ऑर्डर तैयार था, अब उसे सर्व करना था। पुड़िया उसकी जेब में ही थी। उसने आसपास देखा, तमाम स्टाफ पार्टी के इंतजामात में मसरूफ था। उसने पुड़िया जेब से निकाली, उसे खोलकर अपने मुंह के करीब किया और बोला, इस रूह को अपनी गुलामी में कबूल करो और इस रूह को आज़ाद करो जिसने इसको तुम तक पहुंचाया है। इमरान ने 3 मरतबा ये कलमात दोहराए जो उससे आमिल ने बताए थे, और फिर सफूफ उस मशरूब पर छिड़क दिया। सोबिया आसपास नजर रखे हुए थी। उसने खाना ले जाकर मेज पर रख दिया और ड्रिंक का ग्लास ट्रे से उठाकर शहला के सामने रख दिया। शहला ने मुस्कुराकर इसे देखा और ग्लास उठा लिया। ये उसका फेवरेट था। 12 बज गए, आतिशबाजी हुई, पार्टी शुरू हो गई। शहला ने ग्लास उठाया और आहिस्ता आहिस्ता उसे पीने लगी। चंद घोंट के बाद शेराज ने मोहब्बत से उसका हाथ थामा और गिलास अपने मुंह से लगा लिया। ये उसकी आदत थी, गोया सफूफ दोनों के जिस्म में उतर चुका था। इमरान और सोबिया काम पूरा होने के खुशी में कॉफ़ी पी रहे थे। सुबह 8 बजे तक तमाम स्टाफ को इजाफी उजरत देकर छुट्टी दे दी गई थी। चौथे दिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान शहला का दिल भारी होने लगा और फिर उसे एक जबरदस्त खून की उल्टी हुई जिसमें कुछ गोश्त के टुकड़े भी थे। लड़कियां ये मंजर देखकर रोने और चीखने लगीं। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक उल्टी के चंद सेकंड्स बाद ही शहला की मौत वाक़ हो गई थी। शिराज सदमे से अस्पताल के फर्श पर गिर पड़ा। उसे भी ऐसी ही खून की उल्टी हुई और लम्हे की मोहलत भी ना मिल सकी। दोनों के जनाजे साथ ही उठे। कहराम बरपा था। पूरी यूनिवर्सिटी सोग में डूब गई। आज 10 साल बाद भी दोनों खानदान उस सदमे के जेर असर थे। 10 सालों में शहर में कई नए रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, मगर नाइट पार्टी के नाम से खुलने वाला ये रेस्टोरेंट सबसे महंगा और आलीशान था। यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते। यहाँ के मेन्यू बहुत ही खास और कीमती खानों पर मुश्तमिल था, मगर चॉकलेट ड्रिंक इनका खास मशरूब था। लोग हैरान थे कि मिस्टर एंड मिसेस इमरान के इस रेस्टोरेंट की मकबूलियत और कमाई ने सभी रेस्टोरेंट्स को पीछे छोड़ दिया था। मामूली नौकरी से इतना बड़ा और मुनाफा बख्श कारोबारी बनने का सफर बहुत जल्द तय कर लिया था उन्होंने। बहरहाल सोबिया और इमरान नई जिंदगी के मजे उड़ाने में मगन थे। वो दोनों अपनी कीमती गाड़ी में यूं अकड़कर बैठते जैसे खानदानी रईस हों। 2 इंसानों की जान लेकर उन्होंने अपना मकसद तो हासिल कर लिया था, मगर अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर थे। यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर मिस्टर सादिक निज़ामी ने 10 साल पहले यह हादसा अपनी आंखों से देखा था। दोनों की मौत इत्तफाक नहीं थी। उन्हें शहला की खौफ से फटी हुई आंखें आज भी याद थीं। वो नमाजी परहेजगार इंसान थे। बायोलॉजी के प्रोफेसर होने की वजह से उन्हें कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर जानने का मौका मिला। वो फारिग औकात में कुरान का मुतालिया किया करते। तिलावत कुरान पाक के बाद ईसाले सवाब करते हुए वो शैला और शेराज के लिए ज़रूर दुआ करते। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। आज रात भी उन्होंने हस्बे मामूल ईसाले सवाब किया और सो गए। ख्वाब में उन्होंने एक मंजर देखा कि अंधेरी जगह पर शैला और शेराज जंजीरों से जकड़े हुए हैं और मदद तलब कर रहे हैं। उनकी आंख खुली तो वो फजर का वक्त था। ख्वाब का मतलब उन्हें समझ में नहीं आया। वो कुछ परेशान हुए, क्योंकि शैला और शेराज बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। 3 दिन मुसलसल ये ख्वाब देखने के बाद नरगिस से रहा न गया और वो अपने खानदानी मुर्शिद सैयद साहब के आस्ताने पर जा पहुंचे। आस्ताने का माहौल बहुत ही नूरानी और पाकीज़ा था। सैयद साहब की कदम बोसी के बाद उन्होंने तमाम हालात और वाक़यात से उन्हें आगाह किया, जिसमें उनकी अच्छाइयाँ और 24 घंटे के दौरान मौत का जिक्र भी था। सैयद साहब की आंखें बंद थीं। अचानक उनका चेहरा अफसुर्दा हो गया। वो बोले, अफसूस,
کتنا ظلم ہو گیا ان بیچاروں پر۔ صادق نزانی اصل معاملہ جاننا چاہتے تھے۔ سید صاحب نے انہیں بتایا کہ وہ دونوں کسی زہر سے نہیں بلکہ رات کے ایک کالے عمل سے قتل کیے گئے ہیں۔ ان کی روحیں آج بھی کسی قید میں ہیں۔ جس نے بھی ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے ان کو آزاد کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صادق نظامی بولے، سید صاحب کوئی حل تو ہوگا ان کی آزادی کے لیے تاکہ مرنے کے بعد تو وہ چین پا سکیں۔ سید صاحب نے کہا، اللہ کے کلام سے طاقتور کوئی کلام نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں وہ آہستہ آہستہ قید سے آزاد ہو کر عالم برزخ میں چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ سید صاحب نے کچھ خاص آیتوں کا وظیفہ شروع کر دیا۔ نومبر ختم ہوا، دسمبر کی 5 تاریخ تھی۔ نائٹ پارٹی، ریسٹورنٹ میں نیو ایئر پارٹی کے انتظامات ہو رہے تھے، لائٹنگ، سجاوٹ اور بہت کچھ۔ کام کی زیادتی کے باعث ریسٹورنٹ میں کئی نئے لوگوں کو نوکری پر رکھا گیا تھا، جس میں سلمان اور مسکان بھی شامل تھے۔ سلمان صفائی کرتا جبکہ مسکان ویٹریس تھی۔ دونوں بہت محنت سے اپنا کام کرتے۔ سید صاحب کے وظیفے کو 12واں دن تھا۔ نظامی صاحب نے خواب میں پھر وہی منظر دیکھا، مگر اب کی بار اندھیرا کم تھا اور شہلا اور شیراز کی زنجیر کی کچھ کڑیاں ٹوٹی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ دونوں جلد اس جادو کی قید سے نجات حاصل کر لیں گے۔ سید صاحب کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر دی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج 31 دسمبر تھا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی، ہر کوئی مصروف تھا۔ ریسٹورنٹ کے مالکان یعنی صوبیہ اور عمران خود تمام انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ دونوں نے نہایت ہی قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ آخر اب وہ کروڑ پتی تھے، بس کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آج کی پارٹی سے تو کئی لاکھ کی آمدنی متوقع تھی۔ 12 بجنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ ریسٹوراں کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ صوبیہ اور عمران تھک کر ہال میں ایک میز پر بیٹھ گئے اور آتش بازی شروع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ریسٹوراں میں رنگین لائٹیں روشن تھیں۔ اچانک ان کے سامنے ریسٹوراں کے 2 ملازمین ٹرے اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ مسکان اور سلمان تھے۔ ریسٹورنٹ کے کسی ملازم کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے قریب آ سکتا، تو پھر یہ دونوں ان کے سامنے کیسے بیٹھ گئے؟ صوبیہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، کیا بات ہے، کہو۔ مسکان ہنسی اور سلمان کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرایا اور دونوں کے چہرے تبدیل ہونے لگے۔ عمران کی گھگی بن گئی کیونکہ وہ چہرے شہلا اور شیراز کے تھے جو 10 سال پہلے مر چکے تھے۔ صوبیہ چیخ رہی تھی مگر تیز میوزک اور شور میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ عمران کا دل بند ہونے لگا۔ پھر شہلا نے صوبیہ کا منہ پکڑ کر زبردستی مشروب اس کے حلق میں انڈیلا اور سلمان نے عمران کے منہ میں۔ عمران اور صوبیہ گویا مفلوج ہو گئے تھے۔ شہلا بولی، ان روحوں کو قید کر کے ان روحوں کو آزاد کرو جو انہیں لائی ہیں۔ رات کا 1 بجا، آتش بازی تھم گئی، میوزک مدھم ہو گیا اور لائٹیں روشن کر دی گئیں۔ تمام لوگوں نے ایک دل خراش منظر دیکھا کہ مسٹر اور مسز عمران کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں۔ اچانک وہ دونوں کرسی سے گرے اور منہ سے خون کا فوارے نکل پڑے۔ لوگ چیخنے لگے، بھگدڑ مچ گئی۔ عمران اور صوبیہ تڑپ کر مر چکے تھے۔ شیطان کو 2 نئی غلام روحیں مل چکی تھیں، جس کی وجہ سے شہلا اور شیراز اب آزادی سے برزخ کی طرف رواں دواں تھے۔